हमारा जो आविष्कार है या डिस्कवरी है वो सिर्फ इतनी है कि अगर किसी भी इंसान को 40 डिग्री सेल्सियस का उसका बॉडी का टेम्परेचर कर दिया जाए और उसको इतना तापमान दिया जाए और 2% प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा उसके बॉडी में पड़े, तो उसके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा चीज़ें अननेसेसरी जो बॉडी नहीं निकाल पा रही वो निकाल सकती है। तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बेसिक ग्रेजुएशन किया है, आपको पता ही है, आप में से ज़्यादातर लोगों को। तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए मैंने एक ग्रैड सिस्टम बनाया, ग्रैड सिस्टम वीडियो को चला, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो ऑनरेरी डॉक्टरेट है उस पर है कि जैसे ही पेशेंट को इसमें बिठाते हैं तो 2 घंटे के अंदर अंदर इनकी बॉडी, जो कि डायलिसिस के पेशेंट हैं ये सारे थे, तो उनकी बॉडी से पानी निकलने लगता है, उनकी बॉडी से क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा प्रोटीन है, जितनी भी चीज़ें फालतू हैं वो निकलने लगती हैं। और 2 घंटे के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो उनका वेट करीब 500 ग्राम से 1 किलो कम होता है। तो जो डायलिसिस के जो एक्सपेक्टेड गोल्स हैं वो मैच करते हैं विदाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द डायलिसिस। डायलिसिस में जिंदगी भर डायलिसिस करना पड़ेगा, लगभग ये 3 महीने करने के बाद ऑन एवरेज फिर इसकी भी जरूरत नहीं है। तो मैं ये स्ट्रांगली मानता हूं कि आविष्कार वो ज़्यादा अच्छा है, बड़ा है, जो आविष्कार अधिकतर लोग यूज़ कर पाएँ, गरीब से गरीब भी यूज़ कर पाएँ। और यही हमारा गोल है, मेरा और आचार्य। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे हॉस्पिटल में आके ही आप इलाज लें, बल्कि हम ये प्रेरित करते हैं आपके माध्यम से कि घर बैठ के भी गरीब से गरीब लोगों ने ये अपने डायलिसिस कैसे पीछे छुड़ाया, वो देखिए, सेम इलाज घर पे हो रहा है। वीडियो तो ये आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2% बढ़ गया है। ये डायलिसिस पेशेंट थे एक टाइम पे, बट नाउ दे आर नो मोर डायलिसिस पेशेंट। इन्होंने अपने घर पे ही किस तरह से जुगाड़ किया है। तो मतलब ये कि डायलिसिस ही होना है, किडनी पेशेंट का ट्रांसप्लांट ही होना है, ये कल की बात थी। लेकिन अब ये फ्रिज को काट के उसके अंदर बैठे हैं और यानी कि जुगाड़ से वही काम कर रहे हैं जो आप सोचते हैं कि डायलिसिस करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो वो थी जिस पे डॉक्टरेट मिला। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी बात है, आपने इसे रिकॉग्नाइज किया और थैंक यू। आज एक नई बात हम कर रहे हैं, एक नया टेक्निक आपके पीछे रख रहा हूँ जिसका नाम है द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। और इस टेक्निक के 4 ही नियम हैं और 4 नियम को समझाने के लिए मैं 10 ही मिनट लूंगा, 5 मिनट तो हो गए, फिर सवाल जवाब चाहे आप कितना भी करें। आप में से जो लोग जो कैंसर पेशेंट हैं, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, या उनको बता दिया गया कि कैंसर पेशेंट है, या ट्यूमर है, या फिस्टुला है, या फाइब्रॉइड्स हैं, या फॉर दैट मैटर हर्निया ही है, या सिस्ट है, कोई भी आउटपुट हम बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी में नहीं होनी चाहिए वो कहीं इकट्ठा हो गया है, तो अगर है तो आपके लिए ये 4 नियम बहुत ही आवश्यक है समझना। रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर के 4 नियम आपके सामने मैं ला रहा हूं और 4 नियम को लाने के लिए ये मेरे पास ये मॉडल है। एक पहला नियम ये है कि हम में से हर एक के बॉडी में इस तरह के, कछुआ बोलता मैं, इंडोलेंट कैंसर सेल होते ही हैं। इंडोलेंट कैंसर सेल मतलब कछुआ की तरह, जो कि आपके बॉडी में बैठा तो है लेकिन आपके बॉडी को तंग नहीं करेगा, आपको मारेगा नहीं, आपको सफरिंग नहीं कराएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। कभी कभी थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहेगा जिससे आपको थोड़ा अजीबोगरीब कुछ ना कुछ लगेगा, बट मोर और लेस यू विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ इट। 100% लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है, आप सबके मेरे बॉडी के यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में ये वाले सेल पक्का ही मिलेंगे। 70% लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलेंगे, अबाउट 40% महिलाओं के ब्रेस्ट में मिलेंगे कछुआ वाला ऐसा कैंसर सेल, जिसे मेडिकल भाषा में इंडोलेंट बोलते हैं, जो आपको तंग नहीं करेगा। कैंसर तो है वो, लेकिन उसकी वजह से आप ना तो मरेंगे ना वो आपको तंग करेगा। पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि हम में से कुछ लोग, बहुत ही थोड़े, 1000 10,000 में से एक आध होंगे जिनके बॉडी में एक और तरह का कैंसर सेल होता है जिसे बोलते हैं एग्रेसिव कैंसर सेल, खरगोश की तरह, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन भागता है, पूरे बॉडी को गंदा कर देगा, आपको दर्द होगा, ट्यूबर होगा, आप उससे मर सकते हैं या मर जाते हैं, खरगोश की तरह। लेकिन दूसरा नियम यह है कि अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये पता चल सके, डायग्नोस हो सके कि आपके बॉडी का जो कैंसर सेल डायग्नोस किया गया है वो कछुआ वाला था या वो खरगोश वाला है। वो बायोप्सी हो, मैमोग्राम हो, पेट स्कैन हो, उससे ये डिफरेंशिएट नहीं होता है। उसके मैंने टोटल 250 एविडेंसेस में दिए हैं इस किताब में। इस वक्त आप देख सकते हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके पास तो किताब है हाथ में, जो लोग यहाँ नहीं है तो ये लाइव लिंक में जाके, ये लिंक में जाके अभी आप देख सकते हैं 250 एविडेंसेस
कि कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक टूल नहीं है जिससे ये समझ आए कि आपका जो कैंसर सेल है वो कछुआ वाला है या खरगोश वाला है। उदाहरण के तौर पे ये जानना भी चाहती थी मेडिकल साइंस कि क्या हम ये पता कर सकते हैं क्या बायोप्सी कितना रिलायबल है, ये जानना चाहते हैं। तो बायोप्सी क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। आपके बॉडी के किसी भी एक भाग से, जिस भाग में कैंसर होने की उम्मीद है या ऐसा उन्हें लगता है, तो उस भाग से एक छोटा सा टुकड़ा लेना, उसका स्लाइड में कन्वर्ट करना और उस स्लाइड को पैथोलॉजिस्ट को देते हैं। पैथोलॉजिस्ट उसको देख के बोलते हैं कैंसर है कि नहीं है। 33% लोगों ने बोला लगभग कि भाई ये जो दिख रहा है ना ये नॉर्मल है। 33% पैथोलॉजिस्ट ने बोला, पैथोलॉजिस्ट ने 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये एबनॉर्मल है और 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये कैंसर है। तो मतलब ये है कि आपके बॉडी में कैंसर है या नहीं है, या इलाज कराने की नहीं कराना है, वो आप पे निर्भर नहीं करता, इस स्लाइड पे निर्भर नहीं करता, स्लाइड किसके हाथ में क्या उस पर निर्भर करता है। वो 19% पैथोलॉजिस्ट के पास अगर आप गए तो यानी कि बोलेगा कैंसर है, आप इसमें कीमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, कुछ ना कुछ तो जरूर करो, राइट। जबकि अगर पहले वाले आप पैथोलॉजिस्ट के पास गए तो वो या तो नॉर्मल बोलेगा या नॉर्मल बोलेगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि बायोप्सी में कैंसर आ गया तो वो भगवान का दिया हुआ वाणी है, तो वो नहीं, ये भी डिपेंड करता है कौन से पैथोलॉजिस्ट के पास गए हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो ये है मेरा दूसरा नियम, दूसरा नियम मैंने आपको बताया, और इस नियम से बायोप्सी इज नॉट लेवल एट ऑल, और लेवल तो है नहीं, लेकिन बायोप्सी जब कराते हैं तो पेन होता है, सीरियस ब्लीडिंग होती है, इंफेक्शन हो जाता है, वो जगह पंचर हो जाती है, मौत होती है, डेथ होती है 0.1% लोगों की बायोप्सी कराते कराते, किडनी पंचर, कोलोन पंचर, या बायोप्सी की वजह से ट्यूमर ग्रोथ बढ़ जाता है। और जो बोन मैरो टेस्ट बायोप्सी है उसमें ज्यादातर लोगों ने बोला कि जब ये बायोप्सी होती है, बोन मैरो टेस्ट होता है, तो उनका जो पेन है, दर्द है, वो भयंकर दर्द है। तो एक ऐसा टेस्ट जो लेवल तो है ही नहीं, उल्टा उससे कैंसर फैल सकता है और दर्द भयंकर है, मौत हो सकती है, तो वो टेस्ट कराया जाता है। तो रूल नंबर 2 कि दुनिया का कोई भी टेस्ट नहीं है जो क्लियरली बताए कि कैंसर है या नहीं, या कैंसर है तो आपको वो तंग करने वाला कैंसर है या नहीं। अब आता है तीसरा नियम, एंड थर्ड रूल इज वेरी सिंपल। अगर आपके बॉडी में कछुआ वाला कैंसर सेल है, जो कि हम सबके बॉडी में है विदाउट फेल, और अगर आपने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, फॉर दैट मैटर बायोप्सी, सर्जरी, यहां तक कि मेमोग्राम भी अगर आपने कराया, मेमोग्राम भी कराया, तो वो कछुआ खरगोश में बदल जा सकता है या अक्सर बदल जाता है। यानी कि ये जो सारे आपको कैंसर के ट्रीटमेंट है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, या इवन जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, वो बायोप्सी हो, मेमोग्राम हो, पेट स्कैन हो, ये कोई डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक के बहाने ये कैंसर बनाने की फैक्ट्री है। कैंसर बनाने की एक मशीन मैंने भी आज बनाई है, आपको दिखाने लाया हूं, वो आपके सामने भी रखता हूं कि कैंसर अगर बनाने का सोच ही लिया तो आई ऑल्सो इन्वेंटेड वन मशीन टुडे। आप इस मशीन जो मैंने बनाया है, ये मशीन कैसे काम करती है बताता हूं। पहले तो यहाँ स्क्रीन पे भी देखते रहिए, इसको भी देखते रहिए। Having your breasts pressed between the plates may be uncomfortable and lasts a few minutes. The top plate moves down so that your breast is squeezed against the lower plate. मेमोग्राम किस तरह से करते हैं वो दिखा रहे हैं। Another X-ray image may be taken from a different angle. Screening mammography usually lasts up to half an hour. The images are taken from different angles. अब यहाँ पे आप देखिए कि ब्रेस्ट को प्रेस किया जाता है, और कितना प्रेस करते हैं, इतना प्रेस करते हैं कि उसमें बहुत दर्द होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम संख्या में बात करें, करीब 20 केजी का जो फोर्स है उतना प्रेस करते हैं, 20 केजी का फोर्स। 10 केजी का फोर्स एनफ है, काफी है किसी भी नॉर्मल टिश्यू को रप्चर करने में, और रप्चर होने के बाद उसको ट्यूमर में और कन्वर्ट करने में। जितना प्रेशर से नॉर्मल टिश्यूज ब्रेस्ट के रप्चर हो सकते हैं, टूट सकते हैं, और टूट के वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसका ठीक डबल प्रेशर यहाँ दिया जाता है, और ये चलता है करीब 30 मिनट्स। तो उसका एक्सपेरिमेंट आप करके देखें। अगर यहाँ पे एक मॉडल मैंने बनाया है, अब देखिए ये एग्जैक्टली जो मॉडल देख रहे हैं इससे अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। मान लो ये वुमेन्स ब्रेस्ट है, इसको बोलते हैं डॉक्टर की ऐसे रखो, हम चेक करना चाहते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं है, और इसको दबाते रहते हैं तब तक जब तक कि 20 केजी का बोझ लगभग इसके ऊपर ना पड़े।
ठीक है ना। तो मैंने यही वाला काम किया इस संतरे के साथ आपको दिखाने के लिए, 1 हफ्ते पहले काम किया। दोनों संतरे मैंने एक ही साथ खरीदे थे, एक में मैंने किया, एक में नहीं किया, और मैंने उतना ही प्रेशर लगाया जितना लगभग, ताकि ये आधा स्क्वीज हो जाए, क्योंकि ये उतना स्क्वीज हो जाता है, राइट। और 1 हफ्ते बाद ये मैं संतरा आपके सामने ये लाया, आप देख रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो संतरा हो चाहे वो केला हो, किसी को अगर दबाएंगे, बार बार दबाएंगे तो ठीक नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो टूटते हैं, और अगर बार बार करेंगे तो बार बार टूटेंगे। तो ये एक नियम बना दिया 40 साल के बाद, आप ऐसा करना कि हर 1 साल में एक बार मेमोग्राम जरूर कराना। वो कुछ ऐसा ही कि फल खरीदने जाए और फल वाला आपको बोले कि संतरा ले जा रहे हो, हर दिन उसको बार बार दबाना जब तक आप खाते नहीं है। तो जब बार बार दबाएंगे तो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, ये आपको पता ही है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जो मेमोग्राम बड़ा एडवांस नाम रखा है, मेमोग्राम, मेमोग्राफी, लगता है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ कैंसर को बनाने का टूल है। और कैंसर को अगर आपको बनाने की इच्छा है तो इस तरह के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसको आप दबाइए जोर से, और उससे पेन होगा। पेन क्यों होगा? क्योंकि वहां पे अंदर सेल टूट रहे हैं। अगर आपके सेल टूटेंगे, अगर आपकी हड्डियां टूटेंगी तो पेन होगा ना, तो वो पेन को सहना नहीं है। तो मेरा एक आपके माध्यम से ये एक मैसेज है, डोंट अलाउ एनीबॉडी टू टच योर ब्रेस्ट, वेरी सिंपल। कोई बोलता है उसमें पेन है तो क्या करना है मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पेन है तो और पेन नहीं करना है। ये सड़ा हुआ तो ऑलरेडी है, अब अगर दबाओगे तो और सड़ जाएगा, जो एक साइड सड़ा नहीं है वहां भी सड़ जाएगा, जितनी बार दबाएंगे। और अगर इससे भी काम ना बने तो क्या करते हैं कि इसका अगर मैं एक टुकड़ा यहाँ से निकाल हुआ कि मैं एक टुकड़ा चाहता हूँ बायोप्सी करना है, अब यहाँ पे सड़ना ज्यादा तेजी से आ जाएगा ना, राइट। तो ये जिंदा चीज को जब हम छेड़ते हैं, उसमें छेद करते हैं, उसको दबाते हैं, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। यही कैंसर है, तो ये कैंसर बनाने की मशीन है। तो यहाँ पे आता है हमारा रूल नंबर 3, जिसके बारे में बात कर रहा था कि आप सबके बॉडी में कछुए वाला कैंसर सेल तो है ही, लेकिन अगर आपने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बायोप्सी, सर्जरी, मेमोग्राम, पेट स्कैन ये सब कराया तो वो अक्सर जैसा आप देख रहे हैं एग्रेसिव कैंसर सेल में बदल जाता है। उसका मैंने सिंपल साइंस और 250 के करीब एविडेंसेस में दे दिए हैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों करेंगे हमारे डॉक्टर, वो तो हमारे फैमिली डॉक्टर है। मैं आज का दिन जो है 13 अप्रैल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। अगर हम बचपन में इतिहास में पढ़ा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर गोली चलाई। मैं जानना चाहता था कि वो अंग्रेज कौन थे, कैसे दिखते थे, गोली कैसे चलाई। तो जब मैंने तफ्तीश की तो पाया गया कि अंग्रेजों ने तो गोली चलाई नहीं, गोली तो भारतीयों ने चलाई। वो जो 50 लोग थे उसमें से एक भी अंग्रेज नहीं था। हाँ, अंग्रेज ने ऑर्डर दिया गोली चलाओ, एक्चुअल जो बंदूक चलाई वो इंडियन थे, सारे के सारे भारतीय थे। आज 104 साल हो गए जलियांवाला बाग हत्याकांड को, बदला सिर्फ इतना, वो जो खाकी कुत्ते, खाकी यूनिफॉर्म वाले लोग थे वो सफेद कोट में बदल गए, सफेद कोट। तब तो वो जान गया, अब जान और माल, अगर एकदम से आप मर जाएंगे तो आपका माल कहां पे जाएगा। इसलिए स्लो पॉइजनिंग, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, दीज आर और स्लो पॉइजनिंग थिंग्स। धीरे धीरे आपको खत्म करते जाएंगे, आपके पैसे उन तक पहुंचते जाएंगे, ये सारा व्यापार है। अब आता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए सच का डेफिनेशन क्या है। जो सबूत दे वो डेफिनेशन है, या कितने लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं वो डेफिनेशन है। जो बिल्डिंग बहुत बना के बोल रहे हैं वो डेफिनेशन है, या जो सबूत दे रहा है वो डेफिनेशन है। मैं तो सबूत दे रहा हूँ, 250 एविडेंसेस हैं। अगर ये सच नहीं है तो जो भी सच है उनके हिसाब से वो सबूत देते, एक भी देते सबूत। आपने मांगा सबूत, जो लोग मुझे सुन रहे हैं नहीं मांगा। मेमोग्राम करने से नुकसान होता है, आपने सबूत मांगा। उससे कुछ फायदा होता है, आपने सबूत मांगा नहीं मांगा। आज मांगिए, मैं सबूत दे रहा हूं आपको। ये किताब, ये सबूत है, इसके अंदर देखिए, इट इज एक्सेसिबल राइट नाउ। हमारी ये स्टाइल रहा है मेरा और नरेंद्र जी का, जब इस तरह की किताबें आती हैं, मेरी सारी किताबें, लगभग सारी किताबें पहले वो फ्री में अवेलेबल होती हैं, उसके 1 हफ्ते बाद जब फ्री में सबको मिल गया, अब नरेंद्र जी इसको अमेजन में डालते हैं, फ्लिपकार्ट में डालते हैं, और तब भी फ्री में मिलता है, राइट। तो इरादा ये है कि आपको सच पता होना चाहिए, दैट इज द रूल नंबर 3। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण रूल, रूल नंबर 4, वो ये कि अगर किसी के बॉडी में ऑलरेडी कैंसर है तो कैसे पता चलेगा और वो ठीक कैसे करें। अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको ट्यूमरस ग्रोथ दिख रहा है, आउटग्रोथ दिख रहा है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लगातार घट रहा है, अगर आपको कमजोरी लगातार महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर ये खरगोश आ चुका है। लेकिन इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसे दोबारा से कछुआ बना देना है।
इसको कछुआ बनाने के लिए जो 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, दैट इज बॉडी क्लॉक को ठीक करना है। जैसे ही आप अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करेंगे, ये जो खरगोश है कछुआ बन जाएगा। ऐसा हम अपने हॉस्पिटल में करते ही हैं। हमारे हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में आइए और वो पेशेंट यहाँ पे आएगा, मैं आपसे मिलाता हूँ। ये करना बड़ा आसान है। बॉडी क्लॉक क्या है और कैसे करना है, इसमें मैं 5 मिनट लूंगा, उसके बाद इसको यहीं पे फिनिश करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर जो भी आपका है। बॉडी क्लॉक क्या है? सर्केडियन रिदम। जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा में क्या है कि म्यूजिशियंस होते हैं, चाहे वो गिटार बजा रहा है, तबला बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, लेकिन एक उसका डायरेक्टर भी होता है। वो डायरेक्टर रिदम तय करता है कौन कब बजाएगा, ताकि वो सुनने में म्यूजिक लगे। वो डायरेक्टर अगर ठीक से नहीं करेगा काम अपना, या होगा नहीं वो डायरेक्टर, तो वो जो सब लोग बजा रहे हैं वो नॉइज लगेगा, म्यूजिक नहीं लगेगा। हमारी बॉडी एक म्यूजिक लगेगा कि हमारी लाइफ एक नॉइज हो। नॉइज मतलब डिजीजेस, म्यूजिक मतलब हमारी बॉडी की रिदम। हमारी बॉडी की भी एक रिदम है। कैसे रिदम है? हमारे ब्लड शुगर की रिदम है, हमारा टेम्परेचर की रिदम है, हमारा ब्लड प्रेशर का रिदम है। मैं आपको दिखाता हूं मेरी बॉडी का रिदम क्या है और हम रिदम कैसे ठीक करते हैं। जो देख रहे हैं, व्हाट यू सीइंग हियर, ये है कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का, ये मैंने ये लगाया हुआ है। ये बढ़ता घटता रहता है, लेकिन रात को जब ठीक होने वाले हैं क्या है वो रिदम देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रात को एक दिन ब्राउन दिखा रहा है, एक दिन ब्लू दिखा रहा है, और 2 दिन तक, ये 2 दिन का है, और 4 बजे के बाद ये दोबारा बढ़ने लगा, नीचे डिप करेगा। जितना नीचे डिप करेगा उतना ऊपर जाएगा। अब समझिए, बॉल की तरह, रबर की बॉल जितना जोर से नीचे फेंकेंगे उतना ऊपर जाता है। तो रात शाम सुबह जब आपने फास्टिंग देखा, वो ऊपर देखा, आपको लगा रहा है मेरी फास्टिंग ज्यादा, तो अपने और दवाइयां ली, और दवाई ली, तो और क्या होगा, अगले सुबह दोबारा से और डिप करेगा और फिर और ऊपर जाएगा। तो ये चलता रहता है, आपकी दवाई बढ़ती रहती है और ये डिप करता रहता है, और एक टाइम आता है कि आपका कोई ना कोई ऑर्गन फेल हो जाता है। तो ये दिस इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम, एंड अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि सर्केडियन रिदम को कैसे देखें और उसे ठीक कैसे करें। और यही वाली ट्रेनिंग हम स्टूडेंट्स को देते हैं श्रीधर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और हम अपने हॉस्पिटल पेशेंट को देते हैं। तो ये सर्केडियन रिदम है जो कि हमारे मेरे ब्लड शुगर का है, मैंने आपको दिखाया। इसे कहते हैं डॉन फिनोमेना, इसे डॉन फिनोमेना बोलते हैं, यानी कि आधी रात सुबह के 1 घंटे 2 घंटे पहले नीचे जाना फिर ऊपर आना। अगर ऐसा नहीं होगा तो यानी कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो हम पहचानते हैं बीमारी को फ्रॉम द रिदम, और ठीक की बीमारी करते हैं फ्रॉम द रिदम। रिदम को ठीक करना है, म्यूजिशियन को ठीक नहीं करना है। डायरेक्टर को ठीक कर दो, म्यूजिशियन अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखिए ठीक इसी तरह से टेम्परेचर रिदम, यहाँ पे वीडियो स्विच देखिए, ये यहाँ पे जो लोग, ये मैंने एक और स्कैनर लगा हुआ है, लेकिन ये टेम्परेचर बता रहा है, मेरे पूरे दिन का जो टेम्परेचर पिछले 3-4 दिन में वो बता रहा है। और यही चीज ब्लूटूथ के थ्रू मेरे मोबाइल में है, और मोबाइल को इस कैमरे के थ्रू आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ताकि मैं आपको अपना टेम्परेचर दिखाऊं। कल शाम का 6:45 में मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या था, वहां पे आप धीरे-धीरे स्क्रॉल करो। ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये एक जैसा नहीं है टेम्परेचर, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको दिख रहा है। और ये अब हाँ, और करते रहना। ये सुबह का मिनट बाय मिनट मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है 97 से लेकर 99 के बीच में है। यह खास चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टेम्परेचर रिदम क्या होता है, उसे ठीक कैसे करते हैं। करते जाए। अभी 10 बजे, ओके, 9 बजे, ओके, वापस जाना है, ये 5 बजे आ गया। एक बात याद रखिए, शाम के 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक आपका बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट पीक पे होता है। 6 बजे हाईएस्ट पीक पे होता है 99, और उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है। आगे चलते रहे फॉरवर्ड, आप देखें कम, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा आपको नींद आने लगेगी। जो लोग बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, यानी कि उनका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, वो हॉरिजॉन्टल है। तो जिनको नींद दिलाना है अपने हॉस्पिटल में, उनका टेम्परेचर बॉडी का डिप करने लगते हैं, तो उनको नींद आने लगती है। आपको कहीं नींद नहीं आ रही हो ना, अपने एसी को फुल कर दीजिए और आधे घंटे के लिए एकदम नींद आ जाएगी। जो लोग एसी में नहीं सोते उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग एसी में सोते हैं तो उनकी केमिस्ट्री डिफरेंट। तो आगे करते रहेंगे तो ये नीचे जाता जा रहा है। अब एक मिनट वापस करना, आप देखेंगे ये 11 बजे एकदम से ऊपर चला गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कल रात का ये टेम्परेचर है। 11 बजे मैं आज की तैयारी कर रहा था और मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि वो टेम्परेचर वो नीचे जा रहा था टेम्परेचर, और नींद आएगा तो आज की तैयारी क्या बोलना, कैसे बोलूंगा। तो मैंने एक रॉक
कॉफी, एक चम्मच कॉफी लिया, गर्म पानी में पी लिया, नींद मेरी खुल गई। नींद कैसे खुली? जैसे ही कॉफी पिया मेरे बॉडी का टेम्परेचर ये अप हो गया और नींद खुल गई। तो आप समझिए कि टेम्परेचर और जो खा रहे हैं और जो दिन है और रात है उसका आपस में जो ताना बाना, इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। बोला ठीक इसी तरह से आपका ब्लड प्रेशर का भी सर्केडियन रिदम है। ये आप घर पे कीजिए, सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और रात को 10 बजे चेक कीजिए। सुबह वाला ब्लड प्रेशर ऊपर होगा, रात वाला नीचे होगा, कम से कम 20%। ये आपका रिदम है। अगर ये रिदम उल्टा हो गया, समझ लीजिए आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पीपल। वेरी सिंपल, कोई अनोखी बात नहीं है। वो जो खुराक है उससे आपका सर्केडियन रिदम बिगड़ा और सर्केडियन रिदम बिगड़ने से अब जो हो रहा है वो आपके आंखों के सामने है। इसको कैसे ठीक करना है वो तो भगवान जानता है कैसे ठीक करना है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि सर्केडियन रिदम को अगर आप ठीक कर लें, बॉडी क्लॉक को आप ठीक कर लें, जिस तरह से बॉडी क्लॉक को बिगाड़ सकते हैं आप, जैसे मैंने कल बिगाड़ा कॉफी पी के या आपने बिगाड़ा 2 खुराक लेके, ठीक उसी तरह से बॉडी क्लॉक को ठीक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी राइट नाउ, आज से। वो बड़ा ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ठीक कर सकते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, ट्यूमर है, फिस्टुला है, जो भी कुछ है उनको, या बहुत कमजोरी है, खून बनता नहीं ठीक से, दर्द रहता है बॉडी में, नींद नहीं आती, जो भी कुछ उनको बीमारी है, आप अपने बॉडी क्लॉक को ठीक कर लीजिए। चौथा नियम मैंने बताया कैसे ठीक करना है। हम अपने हॉस्पिटल कैसे ठीक करते हैं? बहुत ही सिंपल। हम हॉस्पिटल में जो करते हैं, जो आप घर पे कर सकते हैं, कि आपका जो खाने का विंडो है वो 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, विंडो ऑफ ईटिंग 10 to 6। आप देख रहे हैं नीचे 10 बजे आपको ठीक होने का जो फॉर्मूला वो ये रहा कि 10 बजे से खाना शुरू करेंगे और शाम के 6 बजे बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। 10 बजे आप खाएंगे, शुरू कर देंगे। क्या खाना है, कितना खाना है, मैं बात नहीं कर रहा। 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे और शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे। बस ये नियम बोल रहा हूं मैं। जब आपने टाइम ईटिंग विंडो को कम किया, ट्यूमर कम होने लगा, दर्द कम होने लगा, वीकनेस कम होने लगी, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, नींद आने लगी, ब्लड शुगर कम होने लगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगा। कितने दिन में? पहले 3 दिन में, फर्स्ट 3 डेज में। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज ने ऐसा ही किया। पिछले दिन आप और हम लोग थे, पिछले महीने की बात है, उन्होंने 50 लोगों को बुलाया, अलग अलग बीमारी के, कोई डायबिटीज का, कोई हार्ट का, कोई किडनी का, और 3 दिन ये किया। उसका ऑब्जर्वेशन स्टडी भी इसी किताब में पेज नंबर 94 में अभी आप देख सकते हैं कि विद इन 3 डेज। तो सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने का सबसे सटीक इलाज कि आप अपने टाइम विंडो को कम कर दें। कितना कम करना है? 8 घंटे खाना है, 16 घंटे बिना खाए रहना है। 8 घंटे पेट भर के खा लीजिए, प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं। अच्छा, किसी को बीमार करना है तो क्या करना है मुझे? मैं अगर किसी को बीमार करना चाहता हूँ तो मैं इसी को एक्सपैंड करूंगा, टाइम ईटिंग टाइम को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। यानी कि सुबह 6 बजे उठा, तब से खाना शुरू कर दिया और रात के 11 बजे तक खाते रहे। खाने को ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, खाने को ज्यादा फैला रहा हूँ मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ज्यादा खाना नहीं बोला मैंने। किसी को कैंसर करना है, ट्यूमर करना है तो खाने को फैला दो। सुबह उठे 6 बजे, चाय पी लिया, रात को सोने से पहले भी समोसे खा लिए, बीच में कुछ भी नहीं खाया या खाया, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने खाने की विंडो को बढ़ा दिया। या अगर आपका कोई दुश्मन है और खतरनाक तरीके से आप चाहते हैं कि वो कैंसर से मर जाए, तो आप खाने की टाइमिंग को शिफ्ट कर दो, बढ़ाने के बजाय शिफ्ट कर दो, कि वो जितना आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स दिस, यानी कि हम सुबह नहीं खा रहे हैं, हम रात को खा रहे हैं। रात को खा रहे हैं जब सूरज ढल गया, और जब सूरज आया फिर खाना बंद कर दिया। कभी कभार चल जाता है, जैसे कल मेरा शेड्यूल ठीक नहीं था, ये आज की तैयारी कर चल जाएगा, लेकिन रूटीन में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपके बॉडी में फिर कैंसर डेवलप होने लगेगा, ट्यूमर डेवलप होने लगेगा। तो हम ये बोलते हैं जब आप ठीक हो चुके हैं, तो ये जो विंडो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का, उसको बंद कर दो, इसको फ्लेक्सिबल कर दो। 1 घंटा इधर बढ़ा दिया, 1 घंटा इधर बढ़ा दिया, या 2 घंटे इधर, 2 घंटे इधर, यानी कि 12 घंटा 8 AM to 8 PM खाओ, और 8 PM to next day 8 AM नहीं खाओ, तब भी काम चल जाएगा आपका, इवन व्हेन इट इज ओके, राइट, ठीक होने के बाद। तो दिस इज टाइम एज मेडिसिन, समय आपका, और ये करना है आप 3 दिन करके देखिए। लेकिन खतरनाक बात यह है कि जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, अगर आपने इंसुलिन नहीं घटाई बाय 3rd डे, देयर इज चांस दैट यू विल हैव हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये फोकट का इलाज है, और इसमें ये पहला टूल है, ऐसे
7 टूल हैं, बॉडी क्लॉक को करेक्ट करने के 7 टूल हैं। उनमें से एक टूल है फूड एज मेडिसिन, जो DIP डाइट की बात हमने की पिछले 10 साल से हमने की, जिसपे कई सारे किताब आए, आप में से बहुत लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, वो है। और एक है इन्हीं में से इलेक्ट्रॉन एज मेडिसिन, जीरो वोल्टेज, जो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा। और उसमें बहुत ही सिंपल है, आपको समझा देता हूँ एक ही लाइन में कि हमारे हिम्स हॉस्पिटल जो आएंगे तो वहां पे जो बिस्तर होगी, हिम्स हॉस्पिटल का हर बिस्तर कुछ इस प्रकार से है। खटिया एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा एक बेड है और ये तार है, और ये तार का जो अगला छोर है ये लंबा है और वो सीधे जाके जमीन में मिट्टी में जाके गड़ जाता है 1 फीट नीचे। ये कॉपर का तार है, इसके ऊपर पेशेंट सोते हैं। जब इसके ऊपर सोते हैं, जमीन से जब आप पेशेंट जुड़ जाते हैं, जब आप जमीन से जुड़ जाएंगे, चाहे डायरेक्टली नंगे पैर चाहे इस तार के थ्रू, आपका बॉडी जीरो वोल्टेज पे आ जाता है। ये एक साइंस है जो आप वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं। जब आपका बॉडी जीरो वोल्टेज पे होता है, आपका सर्केडियन रिदम ठीक होने लगता है। सर्केडियन रिदम जब ठीक होने लगता है तो ये सारी बीमारियां जिनके नाम हम ले रहे हैं वो अपने आप ठीक होने लगती है। बॉडी की इम्यूनिटी पीक पे होती है व्हेन यू आर एट जीरो वोल्ट। तो हमारे हॉस्पिटल का नियम है कि जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं 10 घंटा कम से कम उनको वोल्टेज को जीरो रखना है। वो कैसे हो सकता है? जब वो सो रहे हैं वो पेशेंट, लेट देम स्लीप ऑन दिस। और जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल जाए तो उनको हम बोलते हैं कि घर में जाके भी यही करना है और जिंदगी भर यही करना है। तो इसका मतलब ये कि व्हेन यू आर एट जीरो वोल्ट, आपने जो उल्टा सीधा किया भी, अपना बॉडी क्लॉक को गड़बड़ भी किया, उसके भी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।